कठोर वर्जनाएं आंखों की बौछार में मांगती हैं जवाब, सवाल लगाते हैं ठहाके, कानून उड़ने लगता है पन्नों से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमवतन में हम बात कर रहे थे कांग्रेस के सीनियर लीडर राजीव शुक्ला से और कौम के बारे में उनके ख्यालात से वाकिफ हो रहे थे। आइए आगे बढ़ाते हैं बातचीत के उसी कारवां को। आप देखिए, फिल्मों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है कम्युनल हार्मोनी की दिशा में। आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री से, तो आपको लगता है आप उनको इनकरेज करें कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बननी चाहिए। आज आप देखिए बॉलीवुड को, आज बॉलीवुड को डोमिनेट कौन कर रहा है? शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। तीनों से आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तीनों से अच्छे ताल्लुकात, तीनों दोस्त हैं, घर की तरह ताल्लुकात है, हमारे भाई की तरह। और तीनों जो है डोमिनेट कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री को। कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि हिंदू प्रोड्यूसर उनको नहीं ले रहा या क्रिश्चियन प्रोड्यूसर उनको नहीं ले रहा। यहाँ हिंदुस्तान की सोसाइटी की ये अच्छाई कि इस तरह से कोई ज़्यादा, देखिए हर जगह थोड़े बहुत लोग तो होते हैं जो गड़बड़ करते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज कुल मिलाकर ज़्यादातर लोग अगर ऐसी फीलिंग नहीं रहते तो एक अच्छा माहौल होता। राहुल जी का बयान आया अभी कि नेशनल लीडरशिप मुसलमानों की उस कदर उभर कर सामने नहीं आ पाई इतने दिनों में, तो 65 वर्षों में क्या कांग्रेस फेल रही? ऐसी कोई लीडरशिप नहीं, इसमें कांग्रेस या किसी और पार्टी की बात नहीं है। एक बड़ी अच्छी चीज़ है और वो मैं मानता हूँ कि वही सेक्युलरिज्म की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी निशानी है। हिंदुस्तान के मुसलमान का नेता कोई मुसलमान कभी रहा ही नहीं। हिंदुस्तान के मुसलमानों का नेता हमेशा हिंदू रहा है। उन्होंने उसकी बात हमेशा रखी, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे बहुगुणा हो, चाहे उसके बाद तमाम लोग आए, चाहे मुलायम सिंह हो, जो भी तमाम लोग आए उसके बाद। तो ये एक बहुत बड़ी खूबसूरती है हिंदुस्तानी मुसलमान की। तो इसलिए जो वो बात कर रहे होंगे मुस्लिम के अंदर से जो लीडरशिप है, ज़्यादातर मुसलमानों का, मुसलमान यहाँ का नेता नहीं मानता है फौरी तौर पर, किन्हीं छोटे छोटे पॉकेट्स में भले मान ले, लेकिन कोई मर्ज करके बड़ा नेता उनका कभी नहीं होता है। बहुत अच्छी एक बात उन्होंने और कई उर्दू एडिटर्स के साथ जब उनका जो मुज़ाकरात चल रहे थे, पहले उन्होंने उदाहरण दिया कि आईपीएल के पहले कितने खिलाड़ियों को आप जानते थे, क्रिकेटर्स को, लेकिन आईपीएल ने ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को एक्सेस दी, मौका दिया। जब मौका ज़्यादा दिया तो आगे निकल के तमाम खिलाड़ी आए। वैसे मुसलमान जो यूथ है, मुस्लिम हैं, उनको एक्सेस सिस्टम में देनी चाहिए कि वो पढ़ा लिखा के उनको लाओ तो वो आगे बढ़ के वहाँ पे आएंगे, क्या काम करेंगे। एक से एक आप देखो साइंटिस्ट मुस्लिम बैठो, क्या दिमाग है, कितना बढ़िया काम करा, क्रिकेट में कितना अच्छा काम कर रहा, बॉलीवुड में कितना अच्छा काम, पत्रकारिता में कितना अच्छा काम कर रहा, तो उसको मौका दो। यूपीए सरकार से क्या मुसलमानों का भरोसा कम हुआ है? मुझे नहीं लगता कि कोई भरोसा कम हुआ है, लेकिन तमाम ऐसी रीजनल पार्टी पैदा हुई हैं जो रीजनल पार्टी उनको लुभाने का काम करती हैं और फौरी वादे करके जो है उनके वोट हासिल कर लेती हैं। उससे एक नुकसान हो जाता है और उससे फ़िरकावाराना ताकतें, जो सांप्रदायिक ताकतें, वो बढ़ जाती हैं। जब मुस्लिम वोट डिवाइड हुआ, हमेशा बीजेपी को मौका आगे बढ़ने का मिला है। मुल्क के उन तमाम सूबों में जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, मसलन बिहार ले लें आप, यूपी ले लें और तमाम इस तरह के राज्य हैं, वहां से कांग्रेस का बुरिया बिस्तर सिमट रहा है, क्यों? उसमें खाली मुसलमान वाली कोई बात नहीं, उसमें बुरिया बिस्तर इसलिए सिमट रहा है क्योंकि रीजनल पार्टीज आ गई, उन्होंने जाति की पॉलिटिक्स। एक वक्त था जो मुसलमान, मैं आपको बताता हूँ, दोनों जगह पहले कांग्रेस किसी जाति की पॉलिटिक्स नहीं करती। कांग्रेस सभी जातियों से वोट मांगती थी। इन लोगों ने जातियों के कबीले बनाए और जातियों के कबीलों के नेता हो गए हैं और उन्होंने जात के आधार पर वोट लेना शुरू किया। जब से जात के आधार पर यूपी बिहार में वोट पड़ना शुरू हुआ, बिल्कुल पूरा कट्टर जातिवाद के आधार पर, तब से कांग्रेस को वहाँ नुकसान हुआ। आपको लगता है कि 2014 के चुनाव में मुसलमान कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे तेजी से? एक निश्चित रूप से, बिल्कुल हर हालत में। इसके लिए क्या कोई ठोस योजना है आपके? नहीं, ठोस योजना लगातार चल रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, लगातार कोशिशें चल रही, लगातार योजनाएं चल रही, लगातार इसके लिए जो है माइनॉरिटी डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में लगातार इसके लिए योजनाएं दी जाती हैं। एक बड़ी चीज़ है, जो मुसलमान, जो जागरूक मुसलमान हैं, जो पत्रकार मुसलमान हैं, उनको भी कुछ कोशिशें करनी चाहिए। अब जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, 2000 करोड़ रुपया रखा जाता है कि जो गरीब मुसलमान है वो अपना काम धंधा शुरू कर सकें। कोई अगर हेयर कटिंग सैलून खोलना चाहता, कोई जो है लकड़ी का काम करना चाहता, फर्नीचर बनाना चाहता, कोई लोहे का काम करना चाहता, उन सबके लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन खोला है। हमें आज तक कोई गरीब मुसलमान नहीं मिला जिसको पैसा मिलता हो। कौन ले जाता है?
इसके इन्वेस्टिगेशन करो, पता करो ना। इसमें अगर 2-3 एनजीओ आके बढ़े, 2-3 मीडिया के लोग करने कि जो माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पैसा कौन से मुसलमान ले जाते हैं। अगर भाजपा या एनडीए नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करती है बतौर पीएम अगले 2014 के आम चुनाव में, तो कांग्रेस कितनी लाभार्थी रहने वाली, कितना बड़ा फायदा? देखिए, कांग्रेस जिसको भी वो प्रोजेक्ट करें, चाहे नरेंद्र मोदी को करें और चाहे किसी दूसरे मोदी को करें, हम लोग सबका डट कर मुकाबला करेंगे और अपनी बात सामने रखेंगे और वो अगला इलेक्शन भी जीत कर हम लोग आएंगे। हम कोई भी किसी को भी ले आए, हम उसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोग ऊपर आएँ जो सचमुच देश को आगे ले जाना चाहते हैं और पूरे समाज को जो है खुशहाल रख के सबको आपस में मिला के चल सके। राहुल जी गवर्नमेंट में होंगे आने वाले दिनों में या ऑर्गेनाइजेशन में बने? देखिए, हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों में हो, लेकिन ये सवाल राहुल जी पे छोड़ देना चाहिए कि कहाँ आना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हैं, गवर्नमेंट में आना चाहते हैं और कब आना चाहते हैं। ये 2 सवाल उनके पास छोड़ देने चाहिए। बाकी चीज़ें हमारा मानना है कि उनको बड़ा रोल लेना चाहिए और बड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बेहतर है सरकार ऑर्गेनाइजेशन दोनों में रहे। 2014 के इलेक्शन में कौन होगा चेहरा? राहुल जी होंगे या प्रियंका जी का भी कुछ चांस? ये मुझे लगता है हमारी जो यूपीए की चेयरपर्सन और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़नी चाहिए। वो तय करके आपको 2014 से पहले ही बता देंगे कि क्या हो रहा है। बहुत सारी सुगबुगाहटें सुनने को मिल रही है कि प्रियंका जी 2014 में एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगी, कितनी संभावनाएं हैं? ये देखिए, ये तो फैमिली तय करती है, ये फैमिली के ऊपर छोड़ना चाहिए कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी क्या निर्णय लेते हैं। अभी तो राहुल जी राजनीति में हैं, सोनिया जी और राहुल जी हैं। इसके बाद उनका क्या निर्णय होता है उनके ऊपर है, लेकिन अभी हमारे सामने ये 2 हैं, हम इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ये थे काबीना मंत्री और सियासत के माहिर खिलाड़ी श्री राजीव शुक्ला। हम वतन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। जरा सोचे कि गुजरात क्यों हो, कोई धोखा किसी के साथ क्यों हो, उजालों की कभी भी मात क्यों हो, तराशे जिस्म फिर से रोशनी का, यही मकसद बना ले जिंदगी का। ये थे मरकज़ी वज़ीर और आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला, जिन्होंने कौम की बात, उनके जज्बात, उनके मसाइल को नई रोशनी में देखने की कोशिश की। हम वतन के बाद अब वक्त है मिर्च मसाला का। मिर्च मसाला यानी सियासी नेपथ्य के जानिब उकड़ू टेक लगाए बैठे उन चुप सन्नाटों की बतकइयों का। तो लीजिए पेश है आज का मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहटें। उद्धव ठाकरे ठीक ठाक होकर घर लौटे कि उनके वालिद बाल ठाकरे शदीद तौर पर बीमार हो गए। जराए बताते हैं कि बड़े ठाकरे के लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है और उनके पैंक्रियाज में भी जानलेवा बीमारी सामने आई है। ऐसे वक्त में जबकि उद्धव और राज सुलहनामे की नई इबारत लिखने की कोशिश में जुटे हैं, ऐन वक्त बड़े ठाकरे का बीमार हो जाना, वो भी इस कदर पार्टी में एक अजीब सी हालत पैदा हो गई है। शिवसेना और मनसे के कारकुनान ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि एक दूसरे के तई उन्हें इस बदले हालात में कितना एग्रेसिव रहना है। जब से तमिलनाडु के मदुरई में गैर कानूनी माइनिंग को लेकर करुणानिधि के बेटे अलागिरी का नाम सुर्खियों में छाया है, मरकजी हुकूमत में अपने किरदार को लेकर उनके तौर तरीके बदलते नजर आ रहे हैं। इसे अजूबा ही माना जाएगा कि दिल्ली को दूर दूर से सलाम करने वाले अलागिरी गुज़िश्ता 3 दिनों से दिल्ली में लगातार जमे हुए थे। दिलचस्प तो ये है कि आमतौर पर काबीना की मीटिंग से लगातार नदारद रहने वाले अलागिरी की मौजूदगी कैबिनेट मीटिंग में देखी गई और उन्होंने वजीर आजम की उन नसीहतों को भी खूब ध्यान लगाकर सुना जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने FDI डिले इन फार्मा सेक्टर को लेकर लंबा लेक्चर दिया था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप अपनी कोई बात या अपने दिल के जज्बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें ntihindostanhamara@gmail.com पर या फिर लॉग ऑन करें www.hindostanhamara.in पर। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 012045678333। आप चाहें तो हमें फैक्स भी कर सकते हैं। हमारा फैक्स नंबर है
012042912218 या आप हमें SMS भी कर सकते हैं 098688077712 पर। यकीन मानिए आपका हर मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती है। मोहब्बत जहां आबाद रखें, न कड़वाहट को हरगिज़ याद रखें, नए रिश्तों की हम बुनियाद रखें, बढ़ाए हाथ हम सब दोस्ती का, यही मकसद बना लें ज़िंदगी का। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात हिंदुस्तान हमारा के रेगुलर एपिसोड में रात के ठीक 8 बजे इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमन अपनी को होस्ट साइमा खान और पूरी NTI TV की टीम के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एजुकेशनिस्ट, इकोनॉमिस्ट, राइटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और साबिक मरकजी वजीर जनाब सैफुद्दीन सोस्की। कतरा कतरा हर शय की रवानी में है, जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी में है। मेरे सीने की आग तेरी आँखों के पानी में है, मेरी जुस्तजू में है तेरी कहानी।